नमस्कार। आज की चर्चा विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। बिल्कुल। हम इस अध्याय के जो परीक्षा उपयोगी और सरल नोट्स हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। हाँ, हमारा लक्ष्य यही है कि हम अम्ल, क्षारक और लवण की अवधारणाओं, उनके गुणधर्मों और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को चरण दर चरण समझें। ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में समझाता है। हम हर विषय को पहले शब्दशः पढ़ेंगे, जैसा नोट्स में लिखा है, और फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है अम्ल, क्षारक की पहचान और उनके गुणधर्मों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल यानी एसिड की। ठीक है, तो नोट्स में पहला बिंदु है स्वाद। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, तो अम्ल का सबसे पहला गुण यही है कि इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू का रस। एकदम सही। अगला बिंदु है लिटमस परीक्षण। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब हम नीले रंग के लिटमस पेपर को किसी अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। ये अम्ल को पहचानने का एक तरीका हुआ। हाँ, और तीसरा बिंदु सबसे जरूरी है, जलीय विलयन। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो मतलब जब भी अम्ल को पानी में घोला जाता है, वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ते हैं, और यही आयन उनके अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, यही उनकी असली पहचान है। नोट्स में कुछ उदाहरण भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 और नींबू का रस। ठीक है, अब आते हैं क्षारक यानी बेस पर। ये अम्ल के ठीक विपरीत होने चाहिए। हाँ, पहला गुण है स्वाद। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे नीम या साबुन अगर कभी गलती से मुंह में चला जाए तो स्वाद बहुत कड़वा लगता है। सही है। लिटमस परीक्षण में भी ये उल्टे हैं। लिखा है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अच्छा, तो अम्ल नीले को लाल करता है और क्षारक लाल को नीला। बिल्कुल। और जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो जहां अम्ल H+ आयन देता है, वहीं क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- छोड़ता है। एकदम सही। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या साबुन। तो फिर इन दोनों की पहचान के लिए हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं, है ना? हाँ, सूचक यानी इंडिकेटर्स। नोट्स में लिखा है वो पदार्थ जो बताते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारकीय। मतलब ये रंग या गंध बदलकर हमें सिग्नल देते हैं। और ये सूचक भी अलग अलग तरह के होते होंगे। हाँ, देखिए, नोट्स में 3 तरह के सूचक बताए गए हैं। पहले है प्राकृतिक सूचक, लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी। ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। अच्छा। दूसरे हैं संश्लेषित सूचक, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थिलीन। इन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। और तीसरे वाले गंधीय सूचक, ये क्या होते हैं? हाँ, गंधीय सूचक जैसे प्याज, लौंग का तेल। इनकी खास बात यह है कि अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में इनकी गंध बदल जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। वैसे नोट्स में एक क्या आप जानते हैं सेक्शन भी है। हाँ, इसमें लिखा है लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो लीचेन पौधे से निकाला जाता है। अरे वाह, तो लिटमस का असली रंग बैंगनी होता है। ये एक रोचक तथ्य है कि सबसे आम सूचक एक खास पौधे से मिलता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया है धातु के साथ। नोट्स में इसका एक सामान्य समीकरण है, अम्ल प्लस धातु प्लस लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो नतीजा होता है एक लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ, इसका एक उदाहरण भी है, ZnS प्लस H2SO4AQ प्लस ZnSO4AQ प्लस H2G। तो जब जिंक धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो जिंक सल्फेट नाम का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। सही। और इस हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करते हैं? नोट्स में लिखा है जब जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास लाया जाता है तो यह पॉप, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। हाँ, ये स्कूल में बहुत कराया जाता है। यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है कि एक परख नली में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हो रही है जिससे गैस निकल रही है। बिल्कुल। और जब इस गैस को जलती मोमबत्ती के पास ले जाया जाता है तो पॉप की आवाज आती है जो साबित करती है कि ये गैस हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसका समीकरण है अम्ल
प्लस धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इक्वल टू लवण प्लस CO2 प्लस जल। अच्छा, तो यहाँ 3 चीजें बनती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। हाँ, जैसे उदाहरण है Na2CO3S प्लस 2HClAq इज इक्वल टू 2NaClAq प्लस H2OL प्लस CO2G। मतलब सोडियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी कोई परीक्षण होता होगा? हाँ, होता है। नोट्स में लिखा है, उत्पन्न CO2 गैस को चूने के पानी CaOH2 से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अच्छा, और चित्र में भी यही दिखाया गया है। पहली परख नली में अभिक्रिया से CO2 गैस निकल रही है, जिसे एक नली से दूसरी परख नली में भेजा जा रहा है, जिसमें चूने का पानी है। और जैसे ही CO2 गैस चूने के पानी के संपर्क में आती है, वो उसे दूधिया कर देती है। ये CO2 की उपस्थिति का पक्का सबूत है। कमाल है। चलिए अब अम्लों की तीसरी अभिक्रिया पर आते हैं। ये है क्षारक के साथ अभिक्रिया। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। समीकरण है अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल। उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, और बनाते हैं लवण और जल। वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम उदासीनीकरण है। चित्र में भी दिखाया है कि कैसे HCl जो कि एक अम्ल है और NaOH जो एक क्षारक है मिलकर NaCl यानी लवण और H2O यानी जल बना रहे हैं। सही। अब चौथी अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइडों के साथ। इसका समीकरण भी कुछ वैसा ही लग रहा है, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल बनता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नोट्स में यही निष्कर्ष लिखा है। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है क्योंकि वे अम्ल के साथ क्षारक जैसा ही व्यवहार करते हैं। अच्छा, तो ये भी एक तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। एकदम, जैसे नोट्स में बताया है कि कॉपर ऑक्साइड CuO पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने पर विलयन का रंग नील हरित हो जाता है। और चित्र में भी दिख रहा है कि काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में जब HCl डाला जाता है तो कॉपर क्लोराइड बनने के कारण विलयन का रंग बदलकर नीला हरा हो जाता है। सही। इसका समीकरण है CuOS प्लस 2HClAq इक्वल्स टू CuCl2Aq प्लस H2OL। बहुत बढ़िया। अब अम्लों की अभिक्रियाएं तो हो गई, अब क्षारकों की अभिक्रियाओं पर आते हैं। ठीक है, तो क्षारकों की पहली अभिक्रिया है धातु के साथ। इसका समीकरण है क्षारक प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो अम्ल जैसा ही है, पर नोट्स में एक नोट भी लिखा है, यह अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अभिक्रिया केवल कुछ ही धातुओं के साथ होती है, सबके साथ नहीं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? उदाहरण है 2NaOH प्लस ZnS 2Ne2Zn02Aq प्लस H2G। यहाँ सोडियम जिंकेट नाम का लवण बन रहा है। चित्र में भी यही दिखाया गया है। परख नली में जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है उसके साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बिल्कुल। अब क्षारकों की दूसरी अभिक्रिया है अधात्विक ऑक्साइड के साथ। इसका समीकरण है क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल। ये समीकरण आपको कुछ याद दिला रहा है? हाँ, ये तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जैसा ही है। तो क्या इसका मतलब है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? एकदम सही। निष्कर्ष यही है, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसी ही है। अच्छा, तो धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। ये तो एक पैटर्न बन गया। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है CaOH2 का Aq प्लस CO2 का G इज इक्वल टू CaCO3S प्लस H2OL। अरे ये तो वही चूने के पानी का दूधिया होना है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है और चूने का पानी एक क्षारक। सही। चित्र में भी यही दिखाया गया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया करके उसे दूधिया कर देती है। बहुत बढ़िया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अम्ल क्षारकों में समानता। हाँ, क्या आखिर इन सब में एक जैसी बात क्या है? पहले अम्लों का व्यवहार देखते हैं। लिखा है सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+Aq या हाइड्रोनियम आयन H3O+ उत्पन्न करते हैं।
तो मतलब हर अम्ल की असली पहचान यही है कि वो पानी में घुलकर H+ आयन देता है? हाँ, और अम्लों का जो अम्लीय गुण है वो इन्हीं H+ आयनों के कारण होता है। इसी वजह से अम्लीय विलयन में से बिजली भी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है। और क्षारकों का व्यवहार? वो भी समान है। सभी क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं। अच्छा, और यहाँ एक और परिभाषा है। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार एल्कली कहते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पानी में घुलने वाले क्षारकों को ही क्षार कहा जाता है। इसी स्लाइड में तनुकरण या डाइल्यूशन के बारे में भी बताया गया है। हाँ, तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी होने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी अम्लीय क्षारक में पानी मिलाते हैं तो उसके आयनों की सघनता कम हो जाती है और इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत जरूरी सुरक्षा नियम आता है। नोट्स में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या है वो? हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अच्छा, अम्ल को पानी में, पानी को अम्ल में नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब इसमें से बहुत गर्मी निकलती है। अगर आप अम्ल में पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी, जिससे मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है और जला सकता है। समझ गया। इसीलिए चेतावनी का चिन्ह भी बना होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड है विलयन की शक्ति के बारे में, यानी पीएच स्केल। पीएच स्केल, ये क्या होता है? परिभाषा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता मापने का स्केल। यहाँ P का अर्थ है पुसांग्स, जिसका मतलब होता है शक्ति। तो पीएच स्केल हमें बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय या क्षारकीय है, वो भी H+ आयन की मात्रा को मापकर। हाँ, इसका एक रेंज होता है, 0 अत्यधिक अम्लीयता से 14 अत्यधिक क्षारकीय। चित्र में भी ये स्केल दिखाया गया है। बीच में 7 है जो उदासीन है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारकीय। बिल्कुल, 0 की तरफ अम्लीयता बढ़ती है, मतलब H+ आयन बढ़ते हैं, और 14 की तरफ क्षारकीयता बढ़ती है, मतलब OH- आयन बढ़ते हैं। तो पीएच मान का मतलब साफ है। पीएच 7 मतलब उदासीन विलयन, पीएच 7 मतलब अम्लीय विलयन और पीएच 7 मतलब क्षारकीय विलयन। एकदम। और इसी आधार पर हम प्रबल और दुर्बल अम्ल में भी फर्क करते हैं। वो कैसे? प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड जल में पूरी तरह घुलकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl या H2SO4। तो ये पानी में पूरी तरह टूट जाते हैं और बहुत सारे H+ आयन बनाते हैं। हाँ, और दुर्बल अम्ल वीक एसिड जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, जैसे सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड CH3COOH। अच्छा, तो ये पानी में पूरी तरह नहीं टूटते और कम H+ आयन बनाते हैं। समझ गया। चलिए, अब देखते हैं कि इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये तो बहुत दिलचस्प होगा। पहला बिंदु है मानव शरीर के बारे में। हाँ, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता है। मतलब हमारा शरीर हल्का सा क्षारकीय होता है। बिल्कुल। दूसरा बिंदु है अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ये जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। तीसरा है हमारा पाचन तंत्र। हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पीएच लगभग 1.2 उत्पन्न करता है। और जब अपच होती है तो हम एंटासिड जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं, ताकि पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन किया जा सके। सही है। अगला है दंत क्षय। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है और क्षारकीय दंत मंजन इसे रोकने में मदद करता है। करेक्ट। मिट्टी के लिए भी पीएच जरूरी है ना? हाँ, पौधों की अच्छी उपज के लिए मिट्टी का एक विशिष्ट पीएच होना जरूरी होता है। और आत्मरक्षा में मधुमक्खी का डंक मेथनॉइक अम्ल छोड़ता है, जिससे जलन होती है। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक लगाने से आराम मिलता है। अच्छा, तो डंक अम्लीय होता है, इसलिए क्षारक लगाने से राहत मिलती है। हाँ, और नेटल पौधे के डंक में भी यही अम्ल होता है। वाह। अब आते हैं इस अध्याय के आखिरी हिस्से पर, लवण परिवार और कैसे साधारण नमक से दूसरे रसायन बनते हैं। बिल्कुल। हमारा साधारण नमक यानी NaCl कई महत्वपूर्ण रसायनों को बनाने के लिए एक कच्चा माल है। सबसे पहला रसायन है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
NaOH। इसका निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर बनता है। मतलब नमक के पानी में बिजली प्रवाहित करने पर। चित्र में भी यही प्रक्रिया दिखाई गई है। एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और विलयन में NaOH बन रहा है। एकदम सही। अब दूसरा रसायन है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ये कैसे बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। और इसका उपयोग नोट्स में लिखा है वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, पीने वाले पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। हाँ, कपड़ों का रंग उड़ाने और पानी को साफ करने में। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर बाकी रसायनों को देखते हैं। तीसरा है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड के रूप में और अग्निशामक में होता है। हाँ, केक बनाने, पेट की एसिडिटी कम करने और आग बुझाने वाले यंत्रों में। चौथा है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में, घरों में साफ सफाई और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए होता है। सही है। और पांचवा जो बहुत दिलचस्प है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, जो टूकी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। ये बनता कैसे है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O को 373 K पर गर्म करने पर बनता है और इसका गुण ये है कि जल मिलाने पर ये पुनः कठोर जिप्सम बन जाता है। अच्छा, तो इसी गुण के कारण इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर रखने और खिलौने बनाने में होता है। बिल्कुल, और ये सब एक आखिरी अवधारणा से जुड़ा है, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल ये क्या है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, मतलब कुछ लवणों के क्रिस्टल में पानी के अणु भी जुड़े होते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण है CuSO4.5H2O जिसका रंग नीला होता है। हाँ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में 5 अणु होते हैं और उसी वजह से उसका रंग नीला होता है। तो आज हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बहुत विस्तार से जाना। हमने उनके गुणधर्म, अभिक्रियाएं, pH स्केल का महत्व और साधारण नमक से बनने वाले उपयोगी रसायनों के बारे में सीखा। बिल्कुल, ये अध्याय हमें सिखाता है कि रसायन विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमारे पाचन से लेकर घर की सफाई तक। सही कहा। अब जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो शायद हर चीज में अम्ल, क्षारक और लवण की भूमिका नजर आएगी। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है। सोचिए और कौन कौन सी दैनिक क्रियाएं हैं जिन्हें अब आप इस नए ज्ञान के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।